लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अब हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये भी एक बहुत मजेदार पार्ट है। ये रिलेशन होता है सूरज और अर्थ के बीच का। अगर यहाँ पर मेरे पास कहीं सन है तो इसके आसपास पहले तो दो प्लेनेट आते हैं, फिर तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ आती है। तो यहाँ पर लेट सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस होता है, लेट सपोज सन का सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ है, कहीं आग का गोला है सन। तो हमने सुना होगा अपनी जीके की बुक में और जनरल नॉलेज में हमने पढ़ा था कि सन से जो किरण, जो सन से रेज निकलती है, वो अर्थ पर आने में कितना टाइम ले लेती है, लगभग 8 मिनट का टाइम ले लेती है। तो यहां से यहां तक आने में इसने कितना टाइम ले लिया, 8 मिनट का टाइम ले लिया। और हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है, जो सन से लाइट निकल कर आ रही होगी उसकी स्पीड कितनी होती है, इसके बारे में भी हम काफी बात कर चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप एक बात बताना, अगर मैं अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो स्पीड आपके पास है, टाइम आपके पास है, आप सीधे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाएंगे और एक डिस्टेंस आपके पास निकल कर आएगा। उस डिस्टेंस को बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो स्पीड है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम मेरे पास 8 मिनट का है। तो इस 8 मिनट के टाइम को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो 8 × 60 ये मेरा सेकेंड्स में आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो 6 8 48 और 48 समथिंग 3 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस निकल कर आएगा वो मेरे पास निकल कर आएगा 1.496। मैं एक्यूरेसी दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है। तो डिस्टेंस निकल कर आएगा, वैसे 1.5 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ में। तो 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर, ये हमारे पास निकल कर आया। ये जो डिस्टेंस होता है इसी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। तो ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। पीडीएफ नोट्स में सारे आपको दे चुका हूं कल, जिसको नहीं मिले हैं इस क्लास के बाद मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूं। तो ये कहाँ यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। जितने भी प्लेनेट का हम डिस्टेंस निकालते हैं, हमने यहाँ पर क्या पाया है कि जो अर्थ है और जो सन है उन दोनों के बीच में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगती है, उसमें कितने मीटर का डिस्टेंस होता है वो हमारे सामने। इसके बाद जो अगली यूनिट आती है हमारी थर्ड यूनिट और लास्ट यूनिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पारसेक, जिसको हम बोलते हैं पैरालिटिकल सेकेंड। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक सबको क्लियर है? गिव मी कंफर्मेशन। लिख लिया सभी ने? लव सोनी का आया सर, कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो लो, अब ठीक है? एक दो क्लासेस के बाद मैं बोर्ड को ना सीधे वर्टिकली लगा दूंगा। एक्चुअली मैं इसलिए सामने नहीं आ रहा हूँ, ये जो कलर इफेक्ट है ना ये एब्सेंट हो जाते हैं। अगर मैं भी आके सामने खड़ा हो जाऊं ना तो दूर रखना पड़ेगा मुझे, अगर मैं भी आके सामने खड़ा हो जाऊं ना तो दूर रखना पड़ेगा मुझे कैमरा, और ये जितने भी कलर इफेक्ट मैं दिखा पाता हूँ बोर्ड पे नहीं दिखेंगे। तो कंटेंट जरूरी है, आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए, चाहे कैसे भी, हमारी शक्लें इतनी जरूरी नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। बाकी इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन सेशन में एक और चीज लेकर आता हूं, जिसको हम GIF फॉर्मेट बोलते हैं। उसमें मैं वेबकैम के थ्रू हर बच्चे से बात करता हूं, और तकरीबन 15-20 दिन बाद जैसे आपके पास डाटा पहुंचेगा तो हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन भी लिया जाता है, जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो या पढ़ा नहीं जाता हो या फिजिक्स की कैलकुलेशन में दिक्कत आती हो, तो उन पर बात की जाती है इंडिविजुअल। सो नाउ हियर इट इज पारसेक, अगली यूनिट जिसको हम बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड ये हमारा लास्ट पार्ट है, जो कि बड़ी बड़ी यूनिट को डिस्क्राइब करने में काम आता था। तो ये लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं उनकी यूनिट होती है। सो द लार्जेस्ट पार्टिकल, ये लार्जेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस
यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, अगर आपने ये पढ़ा हो चैप्टर तो जब आप छठी क्लास में होंगे तो हिंदी की एक बुक आती थी जिसमें आर्यभट्टा का एक चैप्टर होता था, तो वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर चांद और तारों का डिस्टेंस निकाला करते थे, लेकिन तब हमें समझ नहीं आती थी चीजें। लेकिन अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे तौर पे वो पार्सेक के हिसाब से ही डिस्टेंस निकाला करते थे। तो ये जो बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं, एक तो लाइट ईयर सबसे बड़ा डिस्टेंस हमने देखा, उसके बाद ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने उससे छोटा डिस्टेंस देखा, और यहाँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से छोटा डिस्टेंस पार्सेक होगा। तो ये हम कैसे निकालते हैं और किसके बिहाफ पर निकालते हैं, अब ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि यहाँ पर सूरज है, यहाँ सन है, तो सन रेडियल डायरेक्शन में अपनी सनलाइट बिखेरता है और सन से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर कहीं अर्थ है, कुछ डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर कहीं हमारे पास अर्थ है और यहाँ पर कहीं हमारे पास सन है। तो अभी अभी पिछले वाले पोर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि धरती से जो सूरज की रोशनी आती है उससे हमने कैलकुलेशन ली थी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये हमने डिस्टेंस लिया था। अब कहीं कहीं भी दूर आप एक पॉइंट लगा लेना पी, आप धरती से बाहर निकल गए, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो या बोल सकते हैं आप एक साइंटिस्ट हो, और आप कहीं किसी और प्लेनेट पर जाके लॉन्च कर गए हैं और वहां से आप इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अर्थ है और ये सन है। सो हम क्या देखते हैं कि यहां से यहां पर अगर मैं देखता हूं अपनी आई कांटेक्ट, तो कल हमने लेंथ ऑफ आर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो लेंथ ऑफ आर्क के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, जितना दूर हम जाते हैं उतना एंगल हमारा छोटा बन जाता है कि नहीं। हम इस पॉइंट को कहीं इतना दूर रख लेते हैं कि ये पोर्शन मेरा 1 डबल डैश की फॉर्म में आता है। डबल डैश आप मैथमेटिक्स में आई थिंक पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। ये जो डबल डैश का कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। मैथ में पढ़ोगे, 3rd चैप्टर में आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। एक होती थी हमारी डिग्री है ना, तो डिग्री के बाद आती है मेरी मिनट, और मिनट के बाद आता है सेकंड। जैसे 40 डिग्री एक एग्जांपल के तौर पर, देन 30 मिनट, मिनट को हम डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर 4 सेकंड, 4 सेकंड को मैं डबल डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए हमने यहाँ पर पारसेक बोला। पारसेक मतलब 1 यूनिट, पर मतलब 1 यूनिट, सेक मतलब डबल डैश। ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का 3rd चैप्टर है जिसमें हम डिग्री को रेडियन और मेजर से सिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पार्ट के लिए बता देता हूँ आपको कि हम पढ़ेंगे क्या मैथ्स में, कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता था जैसे हम 10th में पढ़ते थे। यहां से हम शुरू होते हैं तो ये 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ पर हम जाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, फिर और आगे जाते हैं तो 180 डिग्री होता है, यहाँ पर हम जाते हैं 270 डिग्री हो जाता है, 270 डिग्री, और यहाँ पर आते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब है पूरा गोला एक चक्कर मार के 360 डिग्री का बनता है। अब बात आती है रेडियन की। हमने प्लेन एंगल पढ़ा था, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती थी, रेडियन। और दूसरी तरफ जो ऑर्डिनरी डिग्री होती है वो हम जानते ही हैं, इसे हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो जो रेडियन होता है वो पाई में लिया जाता है। तो रेडियन अगर पाई है तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर मैं 1 डिग्री निकालना चाहता हूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पर पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन क्या होता है कि जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहां से देखना, यहाँ पे शुरू करेंगे 90 डिग्री मेरा पाई अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। पाई अगर 180 डिग्री, 180 डिग्री का आधा करेंगे तो 90 होता है। ये फिर और आगे जाएगा तो यहाँ पर ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 पाई बाय 2, और अगेन यहाँ पर यह आ जाएगा मेरा 2 पाई। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पूरे पोर्शन की, तो पाई मेरा 180 डिग्री के बराबर हुआ, तो पाई अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जो डिग्री मेरे पास आई, इसको अगर मैं मिनट में चेंज करना चाहता हूं तो किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, दिख रहा है ना सभी को बोर्ड, नीचे तो नहीं चला गया। इसका मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। डिग्री से अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इस 1 डिग्री को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 60 से। तो 60 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, यहाँ पर मैं 60 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। बोलो गरिमा। सर सर वो पाई को 180 क्यों लिया था वहां पे? देखो जो भी बच्चा यहाँ पर इंजीनियरिंग फील्ड से है
जो भी बच्चा यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग फील्ड से है तो आगे चल के हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर 6th सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट आएगा ऑपरेशनल रिसर्च। उसके अंदर हम पाई पर काम करते हैं, सिर्फ पाई की वैल्यू पर हमने रिसर्च की है। बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं इस साइड बता देता हूँ। तो जब हम पाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो काफी सारी डेसिमल प्लेसेस पर पाई आता है, जैसे कि हम जानते हैं इसका आविष्कार रामानुजन ने किया था। मैं अभी थोड़ी देर के लिए टॉपिक से बाहर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी आपका थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस ही है, क्योंकि पाई 180 डिग्री क्यों है इसका रीजन देखना। कभी भी आपने पाई को पढ़ा होगा पिछले प्रीवियस 6th 7th 8th 9th क्लास में, पाई हमेशा तब आया होगा जब कभी भी कर्व सरफेस आती थी। लेट सपोज आपने मेंसुरेशन पढ़ी थी 10th में, अगर सिलेंडर पे देखा जाए तो आपने 2 पाई आर एच फॉर्मूला लगाया सीएस से। वॉल्यूम की बात करें तो आपने पाई आर स्क्वायर एच लगाया। जब भी सर्कल आया तो पाई आ गया। जब कभी भी हेमिस्फेयर की बात हुई तो पाई आ गया। लेकिन कभी भी स्क्वायर की बात हुई तो पाई गायब हो गया। कभी भी रेक्टेंगल की बात हुई तो पाई गायब हो गया। कभी भी क्यूबाइड की हमने बात की तो पाई नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि कहीं भी कर्व पोर्शन बना वहां पाई जरूर आ रहा था। कहीं भी आप रोटेशन लोगे तो वहां पाई जरूर आएगा। उसके पीछे का कारण यह है कि ये पार्ट हम आगे चल के इंजीनियरिंग में ओआर में पढ़ते हैं। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पाई का ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आए। जब हम पाई का ग्राफ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द डेसिमल प्लेसेस तो पाई का ग्राफ हमारा ये निकल कर आता है, जो कि एक पूरा आधा सर्कल सेमी सर्कल कंप्लीट करता है और पूरा सर्कल जो होता है वो 2 पाई कंप्लीट करता है। जिस वजह से हमने पाई को 180 डिग्री मानना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफिकल अप्रोच। बाकी जो वैल्यूज ली जाती हैं वो इंटरप्रिटेशन फॉर्म से ली जाती हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर्म से ली जाती हैं, जो पाई की वैल्यू होती है। बहरहाल हमें उस सब्जेक्ट में नहीं जाना। अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आज से 3 साल बाद जब आप 3rd ईयर में होंगे तो ओआर करके एक सब्जेक्ट आएगा ऑपरेशनल रिसर्च, उसमें इसको आप ड्रॉ भी करेंगे। सो दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि पाई का ग्राफ हमेशा वहां पर वैलिड है जहां पर सर्कल बने या कर्व बने। तो जहां जहां कर्व बनता था वहां पाई आता था। अगर इस पोर्शन को मैं अब हटाकर अपने पोर्शन पर लेकर आऊं तो यहां पर मुझे एंगल निकालना था रेडियन। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो मैंने तर्क दिया आपको इसके पीछे का प्रूफ। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्लेन एंगल पढ़ा था। प्लेन एंगल मैंने क्या बोला था? प्लेट की तरह होता है। आया ना सर्कल? सर्कल आती हमारे पास पाई की वैल्यू तो आनी थी, इसलिए यहां पर हमने जो यूनिट ली थी वो रेडियन ली थी। अब जो भी यूनिट इस प्लेन एंगल की होगी उसका पाई के साथ रिलेशन तो होना ही था। तो वो जो रिलेशन है वो रिलेशन है हमारे पास पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि एक सेमी सर्कुलर फॉर्म होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर इसका एक और रीजन देना है तो एक और रीजन दे सकते हैं, 8th क्लास की डेफिनेशन। क्योंकि जो पाई की डेफिनेशन हम पढ़ते थे वो क्या लिखते थे कि जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, उसको हम इसके डायमीटर के साथ डिवाइड करा देते हैं। डायमीटर होता है 2 आर, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कोई तर्क नहीं है, तो छोटे बच्चों की डेफिनेशन थी। वो तो वही वाली बात होगी कि कैसी भी पाई लाना है तो सरकमफ्रेंस को डायमीटर के साथ डिवाइड करा देते, जो रेशो होता है वो पाई होता है। तो वो हम सेटिस्फाई नहीं होते थे उस डेरिवेशन से। सो नाउ नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं। खैर ये मैथमेटिकल पोर्शन है, सारी मैथ की क्लास में चले गए आप लोग। अब आ जाओ दोबारा फिजिक्स पर। सो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इधर आ जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 1 डिग्री के अंदर इतने रेडियन होते हैं। 1 डिग्री के अंदर पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन होते हैं। अगर मैं यहां पर बात करने जाता हूं कि मुझे तो सेकंड चाहिए कि 1 सेकंड में कितने होंगे, तो डिग्री इज अवेलेबल हियर और आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप सीधे सीधे तौर पर क्या लिखने वाले हैं? देखो ये L है और ये मेरा R है। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम पारसेक बोलते हैं। तो थीटा हमने कल पढ़ा था, ये थीटा है L अपॉन R। सो मैं सीधे डायरेक्टली लिख देता हूं 1 अपॉन 1 पारसेक, ये हमने ले लिया। थीटा मेरा क्या है? 1 डबल डैश। तो 1 डबल डैश अपॉन 1 AU थीटा L अपॉन R, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हम ले लेंगे। तो ये जो रिलेशन मेरे पास निकल कर आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जो आपको याद करना है 1 नंबर में आएगा और इसका प्रूफ भी नहीं आएगा, प्रूफ आएगा सिर्फ लाइट ईयर का। तो 1 पारसेक हमारा निकल कर आता है 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। खत्म। ये कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? ये 3.26 लाइट ईयर बराबर होता है। इसके अलावा और कोई चीज हमें यहां पर नहीं करनी। अब चलते हैं हम अपने इंटरेस्टिंग पोर्शन पर, जो मैं बात कर रहा था कुछ फॉर्मुलेज के ऊपर, जो डायमेंशंस की हम बात करेंगे। यहां तक नोट डाउन कर लो। तो अभी तक हमने जो जो पार्ट पढ़ा वो सारी यूनिट हमारी फिनिश हो गई, जिसमें से सिर्फ लाइट ईयर अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट था। पारसेक बहुत कम पूछा गया है अभी तक, लेकिन हाँ इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। बाकी जो भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं
ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी आप लोग 10th पास आउट हुए हैं, आपको अभी आने वाला जो 24 महीने का अंतराल है वो नहीं पता। तो मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ, पास रिकॉर्ड। जितने मेरे पास बच्चे हैं उतनों को तो दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही आपको जगाता हुआ चलूंगा। नहीं तो मार्केट के अंदर 11th और 12th को लेकर जो फिजिक्स का बुरा हाल होता है, वो बच्चा जब 10th से 11th में जाता है उसे नहीं पता लगता पूरी 11th कैसे गई। जब वो 12th में जाता है तो पता लगता है कि भैया 11th मेरी खराब गई। तो इसलिए मैं आपको पहले से जगा के चल रहा हूँ कि 11th में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, सारी चीजें बहुत आसान लगेगी। बस वो एक कंडीशन पे लगेगी, अगर आप घर पे जाके रिवीजन करते हो। वैसे तो घर पे ही हो, अब जाना कहाँ पे, ऑनलाइन ही चल रहा है। बस इसको एक या दो बार रिवाइज करते रहना। ये चीजें मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा, कोई भी चीज रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट पर आते हैं। अब जो मैं अगला पोर्शन आपको बताने वाला हूं वो है हमारा डिराइव यूनिट को लेकर। हमने फंडामेंटल यूनिट्स लास्ट टाइम पढ़ी थी, आज हम डिराइव यूनिट्स पढ़ेंगे। डिराइव यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट से ही बनाई जाती है, मतलब दो फंडामेंटल यूनिट मिलकर एक डिराइव यूनिट तैयार कर सकती है ना। दो फंडामेंटल यूनिट मिलकर एक डिराइव यूनिट तैयार कर सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम स्पीड का। तो स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक अपनी एक फंडामेंटल यूनिट थी, टाइम एक अपनी फंडामेंटल यूनिट थी। तो डिस्टेंस मेरे पास मीटर आया, टाइम मेरे पास सेकंड आया। तो ये जो मीटर पर सेकंड आया, इसको हम फंडामेंटल यूनिट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये सब हमने पढ़ा है। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती थी वो होती थी मीटर पर सेकंड, और टाइम की आगे नीचे क्या होती थी, सेकंड। तो आंसर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी डिराइव यूनिट्स। अच्छा, यहां से एक और मुझे चीज याद आ रही है, ध्यान से देखना, जो हमें जरूरत पड़ेगी काइनेमेटिक्स में। एक एग्जांपल लेते हैं। आप सभी लोग साइकिल या स्कूटी वगैरह चलाते होंगे, तो मैं स्कूटी का एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट सपोज यहां पर आप बैठे हैं एक स्कूटी पर। कोशिश करूंगा स्कूटी अच्छे से बन जाए। चलो कुछ हद तक तो ठीक बन। ठीक है, आप स्कूटी पर बैठे हैं और स्कूटी को आप चला रहे हैं। अभी ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत काम आएगा पूरे साल इस साल। आप स्कूटी में जब चलाते हैं तो आपका जो स्पीडोमीटर होता है उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होती है। मान लेते हैं 100 किलोमीटर, स्कूटी की तो कमी होती है ना, किसी किसी में 120 या 140 तो फिर किसी में नहीं देखे भी, या होगी तो पता नहीं। तो 100 किलोमीटर मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो स्पीडोमीटर में 100 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है। ये भी ए पॉइंट पर था, आप स्कूटी पर बैठे और आपने स्कूटी को चलाना स्टार्ट किया। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर स्कूटी रेस्ट पर थी, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी 0 थी। टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में आपने स्कूटी की रफ्तार पकड़ ली और स्कूटी पहुंच गई 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको और आनंद आ रहा है, आपने फिर से और स्कूटी की रफ्तार पकड़ी। टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पर, 4 सेकेंड के बाद आपने स्कूटी की रफ्तार कर दी 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको अभी और आनंद आ रहा है, तो आपने और स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आप स्पीड बढ़ाने ही जा रहे थे। तकरीबन टाइम t इज इक्वल टू 14 सेकेंड पर आते ही आपके सामने एक बच्चा आ गया। आपके सामने स्कूटी के आगे एक बच्चा आ गया, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने का मतलब वेलोसिटी की रफ्तार कम होगी, वेलोसिटी अब घटेगी। अब जो वेलोसिटी घटेगी, पहले वो 80 थी, अब वो घट के क्या आ जाएगी, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली वो घट के आ गई 15 किलोमीटर पर आवर पर। और आपने पूरी कोशिश की कि स्कूटी में ब्रेक लग जाए, लेकिन स्कूटी में ब्रेक एकदम से नहीं लगते। तो स्कूटी क्या कर गई, स्किट कर गई। तो स्कूटी स्किट करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक तरफ हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, दूसरी तरफ हमने वेलोसिटी पढ़ी थी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता था, स्पीड के अंदर जैसे ही हम डायरेक्शन को जोड़ देते थे वो वेलोसिटी बन जाती थी। आपको क्लास 9th में पढ़ाया होगा, नहीं याद है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। स्पीड मेरी डिस्टेंस के ऊपर काम करती थी, वेलोसिटी मेरी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काम करती थी। इस स्कूटी की कुछ ना कुछ डायरेक्शन है ना, क्योंकि ये बच्चे की साइड दौड़ रही है, तो इसकी डायरेक्शन अगर है तो स्कूटी की वेलोसिटी होगी, ना कि स्पीड। सो दैट मीन्स स्कूटी इस डायरेक्शन में है, तो मेरी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो वेलोसिटी हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जैसे आपके सामने एक बच्चा आ गया, गाड़ी ने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते वक्त वेलोसिटी की रफ्तार कम तो हुई, लेकिन वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज नहीं की।
स्किट कर रही है ना स्कूटी, स्कूटी स्किट करती हुई अभी भी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो आपने गाड़ी में ब्रेक लगा रखे हैं जो एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, सबसे पहली बात सुनना मेरी, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 40 है, 0 से 40 पहुंचने के लिए क्या लगा होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्कूटी में एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेटर का नाम ही एक्सेलरेशन रखा हुआ, जो एक्सेलरेशन हमारा नाम निकल कर आया ये एक्सेलरेटर से ही आया था। तो एक्सेलरेटर का मतलब ही एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी को चेंज कर दे, इसलिए तो हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल बाय दिस एक्सेलरेशन। तो 0 से हम 40 पहुंचे, 40 से हम 80 पहुंचे, 80 से हम 50 पहुंचे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हम रेस दिए जा रहे हैं, फिर यहाँ पर और आगे हैं, अभी भी हम रेस दिए जा रहे थे, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मेरा बढ़ ही रहा था, लेकिन जैसे हम यहाँ पर आए एक्सेलरेशन क्या होगा, पीछे की तरफ, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, वेलोसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव में हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी कभी नेगेटिव में नहीं होगी, जैसे हमने गाड़ी में ब्रेक लगाए, स्कूटी पीछे की तरफ थोड़ा भागती है, पीछे की तरफ वो मूव ही नहीं करती, वो तो आगे की तरफ स्किड करती है, इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये चीज जानकारी जो थी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे काम आएगी। एक जानकारी और हमारे काम आएगी, गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 100। अगर आप स्कूटी में रेस दे देते हैं, एकदम फुल रेस दे देते हैं, एक्सेलरेटर आपने पूरा एक तरीके से स्विंग कर दिया, तो एक्सेलरेशन मेरा 0 हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, मान लो गाड़ी की रफ्तार यहां पर हो गई लेट सपोज 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्कूटी भाग रही है, क्या अब आप रेस दे पाएंगे, आप 100 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं, उसके बाद तो स्कूटी बढ़ेगी नहीं, दैट मीन्स पहले भी स्कूटी 100 पर ही थी और फिर बाद में भी स्कूटी कुछ टाइम बाद 100 पर ही रहेगी, तो एक्सेलरेशन तो हुआ ही नहीं ना। इसका मतलब कभी भी आप वेलोसिटी को मैक्सिमम कर देंगे, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी थी यहां पर, तो कभी भी मेरे पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन वहां पर क्या हो जाएगा, 0। बहरहाल ये चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस साल, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे समझ में आती है, अगर अभी ये सारी चीजों को अनुभव करने लगे तो आपके लिए काइनेमेटिक्स जो हमारा सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है सॉरी, वो बहुत आसान होने वाला है। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसको आप ऑब्जर्व करते रहिए लाइफ में कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द वेलोसिटी। इसके साथ साथ मैं कुछ और चीजें आपको अभी बताने वाला हूं। बोलो गरिमा। सर ये एक्सेलरेशन जो 0 हुई थी वो वाला एक और बता दो। चलो देखो, ऐसे मैसेज बॉक्स पे अगर टाइप कर दिया करो तो ज्यादा ठीक रहेगा, करना पड़ता है एक्सेप्ट करने के लिए ना। कैमरा एक्चुअली अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने ये बताया कि किसी भी गाड़ी को अगर आप फुल स्पीड पर भगाते हैं, मान लो आपके पास कार है और कार की रफ्तार है 240 किलोमीटर पर आवर, आपने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया और गाड़ी पहुंच गई टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में 240 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो पहुंचेगी नहीं, बीएमडब्ल्यू जाती है 8 सेकेंड में, 5 सेकेंड में तो कोई नहीं जाती है। तो प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं कि गाड़ी बीएमडब्ल्यू है और 8 सेकंड में वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच गई। अब ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है मान लेते हैं। तो टाइम टी इज इक्वल टू 12 सेकंड होने पर भी ये 240 ही तो रहेगी, क्योंकि अगर हम बढ़ाना चाहते तो बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। लेकिन अगर 240 से बढ़ाना चाहते तो वो कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही। टाइम टी इज इक्वल टू 16 सेकंड पर भी आएंगे तो भी वो 240 ही रहेगी। टाइम टी इज इक्वल टू 20 सेकंड पर आएंगे तो भी वो 240 ही रहेगी। इसका मतलब पहले वाली इनिशियल स्पीड बाद वाली फाइनल स्पीड अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं v माइनस यू अपॉन टी, तो v और u दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, या अगर ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसलिए मैंने बोला था वेलोसिटी के मैक्सिमम होने पर हमेशा एक्सेलरेशन 0 होगा। ये पूरी फिजिक्स में पूरे साल बात याद रखना, क्योंकि गाड़ी ने एक्सेलरेशन तो देना ही नहीं। आप स्कूटी पे बैठे हैं, आपने स्कूटी को 100 की स्पीड पर भगाया हुआ है, उसके बाद एक्सेलरेटर तोड़ के थोड़ी ना हाथ में रखोगे, है ना। एक्सेलरेटर को तोड़ के थोड़ा ना डाल देंगे कि स्कूटी भाग नहीं रही, क्योंकि स्कूटी की रफ्तार ही 100 है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। उससे ऊपर नहीं जाने का मतलब उस पर हम और एक्सेलरेशन नहीं लगा सकते। इसका मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पर अगर स्कूटी की रफ्तार मेरी 100 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकंड पर भी वो उतनी ही रहेगी। इसका मतलब मेरा u वाला पार्ट और मेरा v वाला पार्ट बराबर हो गया, तो v माइनस यू अपॉन टी आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा 0, आंसर खत्म। क्लियर है गरिमा? तो
मैं यहाँ पर अब बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पोर्शन की, जिसको डायमेंशन बोला जाता है। डायमेंशन बोला जाता है। अच्छा, इस जो चैप्टर की डायमेंशन की जो बात मैं कर रहा था, यूनिट का तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को बता दिया था। अब डायमेंशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। मान लो आपको एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है बहुत बड़ा। यह सोच लेते हैं कि जितने भी यहाँ पर हमारे आसपास क्राउन प्लाजा है, सेवन सीज होटल है, मतलब जितने भी यहाँ पे होटल्स खुले हुए हैं, उनका एक सबसे पहले मॉडल तैयार किया जाता है। ऐसा तो नहीं ना सीधे ईंट बजरी लेके पहुंच गए जी हमें होटल बनाना है, ना कोई डायमेंशन, ना कोई यूनिट, ना कोई मेजरमेंट, और सीधे बिल्डिंग बनाना तैयार, ऐसा तो नहीं होता। पहले हमारा पेपर वर्क तैयार होता है। तो पेपर वर्क डायमेंशन के बेसिस पर तैयार होता है। एक प्रोटोटाइप बनता है, मॉडल बनता है। अगर हमें कोई भी एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी डायमेंशन निर्धारित होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर डायमेंशन का पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो ये जो शब्द है डायमेंशन, ये आया कहां से? इसका एक अलग मतलब होता है फिजिक्स के अंदर। उसका मतलब क्या होता है, लिख लेते हैं। इट डिफाइन द नेचर of a physical quantity. It define the nature of physical quantity. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, हाइट हो गई, रेडियस हो गया, पैरामीटर हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायमीटर हो गया, ये सब के सब सरकमफ्रेंस हो गई, एक्सेट्रा। ये सब के सब हम किस में मेजर करते हैं? जैसे हाइट हो गई, मीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, फुट में भी ले सकते हैं। ये सब के सब हमारे डिस्टेंस की यूनिट हो गई। डिस्टेंस, सो डायमेंशन ऑफ द लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय द एल। अब यहां पर देखना, अगर मैं लेंथ की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करूंगा तो उसे एल बोलेंगे, जो कि हम लास्ट क्लास में कर भी चुके हैं। अगर मैं डायमेंशन मास की लूंगा तो उसे मैं एम से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। और अगर मैं डायमेंशन यहाँ पर टाइम की लूंगा तो टाइम को मैं यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। बहरहाल यूनिट तो हमें पता ही है। अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, पेपर में पूछेगा कि डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, तो डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? तो पेपर में अगर पूछा जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड बताइए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर और टाइम की हो गई मेरे पास सेकेंड। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मीटर एज इट इज, और सेकेंड की पावर क्या रहेगा? -1। क्या यहां पर मास आया? तो हम बोलेंगे मास नहीं आया, तो मास के ऊपर लिख देंगे 0। क्या यहाँ पर लेंथ आई? लेंथ आई। लेंथ के ऊपर कितनी पावर है? 1, तो हम एल लिख के 1 लिख देंगे। यहाँ क्या टाइम आया? तो हम बोलेंगे यस टाइम आया, तो यहाँ पे टी लिख देंगे। टाइम के ऊपर कितनी पावर आई? -1। तो ये मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ स्पीड का। ऐसे हमें 2-4 डायमेंशनल फॉर्मूला और लिखवाने वाला हूं आपको, और उसके एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि क्या क्या होता है उनमें। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दे दो। एक बार मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूं, जस्ट वेट करना। मुझे जिन जिन का नाम शो हो रहा है मैं बता देता हूं। जिनमें आपकी पहली क्लास है, ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ओके, सुना। अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्पीड के बाद आते हैं वेलोसिटी पर, जो कि अभी हम देख भी चुके हैं। और आप देखेंगे कि क्वांटिटीज अलग हो सकती हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला तब भी सेम रहेगा। जैसे अगर मैं दूसरे पोर्शन की बात करूं, पॉइंट नंबर 2 वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे बस डायरेक्शन जुड़ जाती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर का पार्ट और ये होगा सेकंड का पार्ट। तो मीटर पर सेकंड सेम टू सेम, वही नोटेशन, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। तो मास
लेंथ और टाइम में ही हम सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को। अगर हम यहाँ पर देखें तो मास है ही नहीं, तो मास की पावर 0, लेंथ है यहाँ पर 1 और टाइम t⁻1। देखो सेम आया बिल्कुल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है कुछ केसेस के अंदर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम, एक्सेलरेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है तो हम देखा करते थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्क्रीन ब्लैक आई, जस्ट वेट अ मिनट। नाउ गिव मी कंफर्मेशन, जैसे ठीक हो मुझे बताना। एंजल अब ठीक आ रही है? अभी नहीं आ रही, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन टिल्ट हो सकती है। हो गई क्लियर? ठीक। हाँ, कभी स्क्रीन अगर ब्लैक हो जाए तो तुरंत ही हैंड आइकन पुश कर दिया करो, क्योंकि उससे मुझे आवाज आ जाती है, मैसेजेस की आवाज नहीं आती। सो नाउ नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं। चलो बीच में रुकी गए हैं तो एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं। 11th क्लास में किसका आया नोटिफिकेशन? जस्ट वेट अ मिनट। गरिमा का, बोलो गरिमा। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। जस्ट वेट अ मिनट। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी की? गिव मी कंफर्मेशन। ठीक। सॉरी, एक अनाउंसमेंट में जो कर रहा था वो ये बोल रहा था कि 11th क्लास में जो भी बच्चे आते हैं उनका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मैथ का सिलेबस थोड़ा पीछे चलता है। जैसे आज हमने एक डिग्री वाला पार्ट किया, वो आपके 3rd चैप्टर में आएगा। तो इसके लिए हम फिजिक्स को, और कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो 12th की मैथ है, जैसे 12th की मैथ में डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएशन इसी साल है फिजिक्स में। तो जिस वजह से बच्चों का जो 11th का पोर्शन होता है वो वीक रह जाता है, और कोई टीचर इसे एडिशनली नहीं पढ़ाता, वो बोल देते हैं कि मैथ वाले सर पढ़ाएंगे उन्हीं से पढ़ना, ऐसा करते हैं। लेकिन मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आप लोगों को लमसम 18 आवर्स की क्लास इस मैथ्स की ही दूंगा, ताकि आप लोगों की 11th की फिजिक्स कभी भी सर्वाइव, मतलब दिक्कत ना करे। तो आप लोगों की स्टार्टिंग में लमसम 18 आवर की क्लासेस, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगी। ये 18 आवर की सप्लीमेंट्री क्लासेस, जिसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, हम वेक्टर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स करेंगे, जो कि मैथमेटिकल टूल के तौर पर फिजिक्स में यूज होती है, वो मैं एडिशनल दूंगा, ताकि आपको अगले 12 महीने में 11th की फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत ना आए। इवन आप जब भी 12th में जाएंगे तो कभी भी 11th की फिजिक्स से नहीं डरेंगे। नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछेंगे ना, तो वो 12th में जैसे ही जाते हैं तो बस 11th के लिए रोना धोना रोते हैं कि 11th हमारी खराब गई। वो इसी कारण से, क्योंकि मैथ उनका अगले साल होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं मैथ आपको इसी साल कराऊंगा पहले। अभी हमारे पास टाइम भी है, और अभी हम क्लासेस भी बढ़ा सकते हैं, 2-2 घंटे की भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रांग होना ही चाहिए इसी साल, तो उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद फिर हम फिजिक्स को स्पीडली लेकर चलेंगे। चलो आते हैं एक्सेलरेशन। v माइनस यू अपॉन 2। तो v माइनस यू अपॉन 2 ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी मेरे पास रहेगी ऊपर मीटर पर सेकंड, और टाइम मेरे पास रहेगा यहाँ पर सेकंड। तो ये जो यूनिट हमारे पास निकल कर आती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर मीटर रहेगा और इधर सेकंड का स्क्वायर रहेगा, जो कि माइनस में है। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं एमएलटी की फॉर्म में, तो मास यहाँ पर नहीं आया, लेंथ यहाँ पर है, और टाइम की वैल्यू आई मेरे पास -2। अब एक और चीज यहाँ पर फोकस में लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 4, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल, जिसको हम बोलते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था कि कोई भी बॉडी होती है, जैसे जब हम स्कूल से घर पर आया करते थे कई बार पैदल चलते हुए, तो पेबल जो रास्ते में होते हैं उसको हम हिट करते हुए आते हैं। तो पेबल का एक अपना मास होता है। किसी भी मास को अगर हम एक्सेलरेट करा देते हैं तो वो फोर्स बन जाता है।
किसी भी मास को हम एक्सेलरेट, हम जैसे पैर से फोर्स लगाते थे तो वह एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता था ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं फोर्स और एक्सेलरेशन का कुछ रिलेशन है, जिसको हम सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बोला करते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। छोटे बच्चों को तो ऐसे भी याद कराते हैं ना कुछ लोग, एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर। सो एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी मास पर अगर एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो मास को हम क्या बोलते हैं, केजी। केजी इसकी यूनिट होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल पार्ट फोर्स की यूनिट क्या आ गई, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां पर तो मास भी आ गया, यहां पर लेंथ भी आ गई, और यहां पर मेरा टाइम भी आ गया -2 में। तो अगर मैं एमएलटी फॉर्म देखता हूं तो m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, ये पोर्शन मेरा बना। तो ये 4 बेसिक फॉर्मूले हमने देखे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो जो अगला पार्ट है मैं मोमेंटम का आपको कराने वाला हूं, और इसी में मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। जो फरारी होती है उसमें 2 सीटर ही क्यों, 2 सीटर गाड़ी क्यों होती है, वो जो बाइक होती है वो 1 सीटर ही क्यों होती है, उन सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। जिसका इतना नोट डाउन हो गया हो मुझे कंफर्मेशन दो। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं हम मोमेंटम की। जो गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं हाईवेज पर, उसके पीछे किसका हाथ होता है, उसके पीछे होता है हाथ हमारा मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। मोमेंटम जो मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करे उसको बोलते हैं मोमेंटम। नाम से समझ में आ रहा ना, मूवमेंट मतलब मूव करना। जो मूवमेंट को कॉन्टिन्यूस पार्ट में रखता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। एक इसका एग्जांपल समझते हैं। आपके पास एक कार है, आपके पास एक कार है और ये कार कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो देखना हमने 2 चीज पढ़ी थी। फोर्स क्या पढ़ा था कि किसी भी मास पर जब एक्सेलरेशन होता है तो वो फोर्स कहलाता है। और मोमेंटम क्या पढ़ेंगे, देखना जब कभी भी किसी भी मास पर वेलोसिटी अप्लाई कर दी जाए, किसी भी मास पर जब वेलोसिटी अप्लाई कर दी जाए तो वो मोमेंटम कहलाता है। अब इसके बारे में और एक्सपीरियंस लेंगे हम थोड़ा, कि कभी भी कोई भी गाड़ी है अगर वो स्पीड पकड़ लेती है, वेलोसिटी पकड़ लेती है कि वो 100 की रफ्तार से कांस्टेंट पैटर्न में जा रही है। मान लो यहाँ पर ड्राइवर बैठा है, उसने गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे भगाना स्टार्ट किया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने आगे भगाना स्टार्ट किया। मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। दैट मीन्स 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर वो भगाता है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गाड़ी का कुछ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के बाद हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है ना। पहले स्टार्टिंग में तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मोमेंटम बनाने के लिए, लेकिन एक बार मोमेंटम बन गया तो पैडल पर कम फोर्स लगता है। हम कभी भी लेमैन लैंग्वेज में भी बोलते हैं ना कि पढ़ाई करो तो मोमेंटम बना के करो, कि पढ़ाई करनी है तो 2-3 घंटे लगातार बैठो। ऐसा नहीं कि 15-15 मिनट कर करके उठ रहे हैं। तो 15-15 मिनट जो पढ़ाई होती है उसमें मोमेंटम नहीं बनता। तो मोमेंटम बनता है जब हम लॉन्ग सिटिंग लेते हैं, 2-2.5 घंटे की लॉन्ग सिटिंग लेने के बाद हमारा मोमेंटम बनता है, जो हम कॉम्पिटिशन की तैयारियां करते हैं। सो दैट मीन्स मास में कभी भी वेलोसिटी दे दोगे तो हमारा मोमेंटम हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मोमेंटम? अगर इसी की जगह में एक ट्रक ले लूं, अब देखना मास को मैंने चेंज कर दिया, इसी की जगह में एक ट्रक ले लूं और इस ट्रक के अंदर इसका मास ज्यादा होगा पहले वाले से। अब इसकी स्पीड को मैं अगेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भगाऊं, तो आप खुद सोचना कि ये जो ट्रक है और ये जो कार है, इसके आगे रेड लाइट आ जाती है,
इसके आगे एकदम से रेड लाइट आ जाती है, इसके आगे भी एकदम से रेड लाइट आ जाती है। तो जो ट्रक में ब्रेक लगेंगे क्या वही सेम ब्रेक गाड़ी में लगा सकते हैं, या जो गाड़ी में ब्रेक लगे हैं क्या वही सेम ब्रेक हम ट्रक में लगा सकते हैं? आंसर होगा नो। जब कभी भी शोरूम में हम गाड़ियां खरीदने जाते हैं तो जितनी बड़ी गाड़ी होती है, जितना मास ज्यादा होता है, उसकी ब्रेक पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो उसकी अपनी ब्रेक पावर उतनी ही ज्यादा होती है, जिसे हम टॉर्क पावर भी बोलते हैं। टॉर्क के बारे में भी मैं एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पर इसकी एक अपनी ब्रेक पावर ज्यादा होती है। मतलब गाड़ी में अगर ब्रेक पावर नॉर्मल हो तो चलेगा, लेकिन कभी भी ट्रक में ब्रेक पावर कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो स्कूटी के ब्रेक होते हैं, आप लोग स्कूटियां चलाते हैं तो स्कूटी में ब्रेक कम लगते हैं, लेकिन बाइक के ब्रेक अच्छे लगते हैं। उसके पीछे क्या दो कारण है, एक तो टायर का एरिया, जो बेस एरिया होता है वो बड़ा होता है, लेकिन स्कूटी में ब्रेक कम क्यों दिए? क्योंकि उसका मास कम है। बाइक में ब्रेक क्यों ज्यादा दे दिए? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मास के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है? मोमेंटम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा मोमेंटम है वो इन पर असर करता है, मास पर असर करता है। वेलोसिटी को मैंने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन मास को मैंने कांस्टेंट नहीं किया। अगर ये ट्रक किसी दीवार में टक्कर मारेगा 100 की रफ्तार से, तो ये ज्यादा तेज टक्कर मारेगा। और अगर हमारी कोई गाड़ी है, ये किसी दीवार में टक्कर मारेगी, तो इतना नुकसान इसका नहीं होगा जितना ज्यादा नुकसान ट्रक का होगा, क्योंकि ट्रक के अंदर मास ज्यादा है। उस मास के कारण मोमेंटम ज्यादा होगा, उसका वेग ज्यादा होगा, और इस ट्रक का नुकसान ज्यादा होगा दीवार के टकराने पर रेदर देन कार। और अच्छा, अगर हम इस कार और ट्रक की टक्कर लगवाएं, अगर कार और ट्रक में हम टक्कर लगवाते हैं तो आपने देखा होता है कि ट्रक का नुकसान कम होता है और कार का ज्यादा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है देखते हैं। अगर एक ट्रक आ जाए और एक गाड़ी आ जाए तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना, टक्कर लगते ही। तो ये जो ट्रक का जो मोमेंटम है इसको पीटी मान लेते हैं, जो कार का मोमेंटम है इसे पीसी मान लेते हैं। तो जो ट्रक का मोमेंटम है वो सारा का सारा गाड़ी पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जो गाड़ी का मोमेंटम है वो सारा का सारा ट्रक पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाड़ी का मोमेंटम उसके मास के कारण, मास कम होने के कारण कम लगेगा, इसलिए ट्रक का नुकसान कम होता है, ट्रक पे डेंट कम पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी तो गाड़ी ज्यादा पिचकेगी, क्योंकि उसका ट्रक का मोमेंटम ज्यादा था, उसका मास ज्यादा था, जिस वजह से ट्रक ने ज्यादा इंपैक्ट किया गाड़ी पर। इतना समझ में आया? अच्छा चलो एक और चीज देखते हैं। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ब्रेक जल्दी लगा पाएगी? आपने देखा होगा कि जो डीटीसी बस वाले होते थे, ये लो फ्लोर बसें चलाई जाती हैं, वो लो फ्लोर ही उसे क्यों बोला जाता है, उसके पीछे भी कारण है, वे मैं बताता हूँ। और जितनी भी गाड़ियां होती हैं हमारी छोटी गाड़ियां, उसमें स्पीड ज्यादा दे दी जाती है। कार में स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन ट्रक में स्पीड ज्यादा नहीं होती। ध्यान रखना, जो ट्रक का स्पीडोमीटर होता है उसकी लिमिट ज्यादा नहीं होती। मान लो ट्रक के स्पीडोमीटर की लिमिट है 140 किलोमीटर पर आवर, तो जो कार है उसकी स्पीडोमीटर की लिमिट होती है 240 किलोमीटर पर आवर। इसके पीछे का भी कारण है कि यहाँ पर हमने स्पीड को क्यों बढ़ा दिया, यहाँ पर स्पीड को क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर मास ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप मास ज्यादा है तो मोमेंटम को, अगर हम मास को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम मोमेंटम को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी ना। मास को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सामान ले जाना है, हमें इंडस्ट्री चलानी है, हमें बड़े बड़े ऑक्सीजन के टैंकर ले जाने हैं आजकल जो आ रहे हैं, तो हमें मास ज्यादा चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, उन ट्रकों की स्पीड पर कंट्रोल कर देते हैं कि भैया ड्राइवर इससे ज्यादा स्पीड ना चलाए। लिखा होता है ना 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ना चलाए। तो 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ना चलाए, उसके पीछे का क्या कारण है, मोमेंटम को कंट्रोल करना। कि जिस अगर ट्रक 140 पर ले गया, 40 से ऊपर चलाएगा, तो जहां पर ये टक्कर मारेगा ना वहां एक्सीडेंट ज्यादा घातक होगा। तो मोमेंटम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी को कंट्रोल कर दिया। कुछ गाड़ियों में स्पीड ब्रेकर भी लगे होते हैं, स्पीड कंट्रोलर बोला जाता है उन्हें। 40 से ऊपर वो भागती नहीं है, उसके पीछे का कारण यही है कि उनका मास ज्यादा होता है। तो वेलोसिटी पर वो लोग कंट्रोल करते हैं। एक और मैं एग्जांपल यहीं पर देता हूं आपको, मोमेंटम को लेकर ही। आपने सुना होगा गाड़ियों के नाम, वैसे मुझे तो इतने पता नहीं है, जैसे फरारी कार होती है, बुकाटी पता नहीं क्या क्या, आप लोगों को ज्यादा पता होंगे क्या, रोल्स रॉयल्स हो गई समथिंग, है ना, कुछ पॉपुलर गाड़ियां ही पता है। तो एक गाड़ी है ऑल्टो, ये तो फेवरेट रही थी हम लोगों की। तो ऑल्टो गाड़ी में 5 सीटर होते हैं, 5 लोग बैठ सकते हैं, गाड़ी भी छोटी है, मास भी कम है, और इसकी वेलोसिटी भी कम है कि नहीं? इसकी वेलोसिटी भी कम है और मास अगर बढ़ा भी लो, 5 सीटर में हम 6 भी घुस जाते हैं, कई बार भारतीय हम लोग 6 की जगह 8 भी बिठा लेते हैं, गाड़ी में पूरा पैक कर देते हैं। जो सवारियों वाली गाड़ी होती है 3-4 तो आगे बिठा देते हैं। दैट मीन्स हमारा जो मोमेंटम होगा वो कंट्रोल में रहेगा ऑल्टो के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी जो ऑल्टो की है वो 120 से ऊपर है ही नहीं। जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है
वो 120 से ऊपर अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि 120 की स्पीड दे रखी है ऑल्टो में, 140 होगी ज्यादा, 280 तो है नहीं। तो इसका मतलब मास को अगर ये बढ़ा भी दें तो इसके वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका मोमेंटम कमी होगा, गाड़ी ठुकने से बच जाएगी। अच्छा, आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, जो बॉयज हैं जो गर्ल्स हैं स्कूटियां बहुत चलाते हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा कि स्कूटी पर अगर आप सिंगल बैठे हैं तो स्कूटी तेज चलाएंगे तो ब्रेक भी तेज लगेंगे, आराम से रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने स्कूटी पर ओवरलोडिंग कर दी, 3 जने बिठा दिए, तो आप देखते हैं कि स्कूटी को अगर आप तेज चलाते हैं तो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लग पाते, बोलते भी ना भैया ट्रिपलिंग हो रखी है, ब्रेक जल्दी नहीं लगेगी। उसके पीछे का कारण भी क्या है? मोमेंटम। क्या आपने क्या काम किया? मास को बढ़ा दिया, तो मास को बढ़ाने से क्या हो जाएगा? मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर आप अकेले बैठ के वेलोसिटी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो जो ब्रेक आपके अच्छे लगते वो अब नहीं लगेंगे, क्योंकि अब आपने मास बढ़ा दिया। मास के बढ़ती मल्टीप्लाई होगा ये वेलोसिटी से, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होती मोमेंटम बढ़ जाएगा। मोमेंटम का मतलब जहां पे टक्कर लगेगी वहां खींच के लगेगी, डेंट ज्यादा पड़ेगा ओवरलोडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं अभी आपको फरारी और ऑल्टो का कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि फरारी के अंदर सिर्फ 2 ही सीटर हमें दे रखी होती है, 2 सीटर गाड़ी दे रखी होती है ना, और हम भारतीय बोलते हैं पता नहीं इतना सारा पैसा इन्होंने ले लिया और किस चीज का मतलब शौक की तीसरा जना नहीं बिठा सकते उसमें। कुछ बाइकर्स भी होते हैं जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं, उसमें सिर्फ 1 सीटर अलाउड होता है, 2 को बिठा ही नहीं सकते। उसके पीछे भी मोमेंटम का ही कॉन्सेप्ट है। क्यों है? क्योंकि अगर मैं फरारी की बात करता हूं तो फरारी पर मैं वेलोसिटी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जो फरारी कार है वो बिकती ही वेलोसिटी के नाम से है ना, स्पीड के नाम से तो खरीदते हैं, वैसे है ही क्या उस गाड़ी में कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अगर हम स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्होंने क्या कर दिया, गाड़ी बनाते वक्त मास पर कंट्रोल कर दिया। एक तो उसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनाई गई, दूसरा जो उसके सीटिंग अरेंजमेंट था वो 2 से ज्यादा का किया ही नहीं। तो इसलिए जो बड़ी रफ्तार वाली गाड़ियां होती हैं, इन पर अगर ये वेलोसिटी पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये मास पर कंट्रोल करने के लिए उनकी सीटिंग अरेंजमेंट को कम कर देते हैं। इसलिए फरारी की जो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट है वो 2 का ही है। अगर 5 सीटर होगी तो उसकी स्पीड घटा देंगे। अगर और ज्यादा के एग्जांपल लूं, जैसे डीटीसी बस है, डीटीसी बस में तो आ जाते हैं तकरीबन 80 लोग आ जाते थे पहले, अब तो कोरोना काल चल रहा है, खैर अब तो नहीं आएंगे। तो जो डीटीसी बस होती थी वहां पर मास पर कंट्रोल नहीं कर सकते, मास बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने क्या काम किया, मोमेंटम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वेलोसिटी पर कंट्रोल कर लिया। मतलब दोनों में से एक चीज को पकड़ लेते हैं, जहां पर मास ज्यादा है वहां पर वेलोसिटी को कम कर देते हैं। तो आपने देखा होता है जो दिल्ली की लो फ्लोर बसें होती है वो कम चलती है, धीरे चलती है, जो गाड़ी होती है वो तेज चलती है, लो फ्लोर धीरे चलती है, उसमें स्पीडोमीटर उतना दिया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि एक्सीडेंट तगड़ा हो जाएगा अगर स्पीड बढ़ा दी, तो उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो ही जाते हैं क्योंकि ड्राइवर नहीं मानते। सो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? कहीं भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है व्हीकल के पैटर्न में, कहीं पर अगर मास ज्यादा बढ़ाना पड़ता है तो वो उसकी वेलोसिटी घटा देते हैं, और कहीं पर जैसे फरारी जैसी गाड़ियां हैं वहां पर हमें वेलोसिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट घटा देते हैं, मतलब मास को घटा देते हैं, जिससे मोमेंटम हमारा कंट्रोल में रहे। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा फरारी में 5 लोग बिठा दिए तो, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा बनेगा, वो 150-200 से ऊपर जैसे ही निकलेगा गाड़ी रुकेगी नहीं, इमरजेंसी ब्रेक ही नहीं लगेगी। सॉरी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मोमेंटम का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। किसी को अगर फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो ओवरलोडिंग के चालान कटते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस रोडों पर खड़ी होती है, ओवरलोडिंग के जो चालान कटते हैं वो भी मोमेंटम के कारण ही करते हैं ताकि एक्सीडेंट कम हो। अगर किसी गाड़ी में या कोई ट्रक जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रक है, अगर वो ओवरलोडिंग करता है तो उसका बहुत बड़ा चालान काटा जाता है। वो इसलिए काटा जाता है कि ये ट्रक अगर अपनी नॉर्मल स्पीड पर भी चलेगा तो भी इसका मास इंटू वेलोसिटी जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा है रोड पर। तो ये मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से अगर कोई गाड़ी वाला अचानक इसके सामने आ गया तो रोक नहीं पाएगा ट्रक को, ड्यू टू द मोमेंटम सीधे गाड़ी के अंदर ट्रक जाके लगेगा, एक्सीडेंट होगा, जान जाएगी। इसलिए ओवरलोडिंग पर चालान कटते हैं। तो ओवरलोडिंग के पीछे भी कॉन्सेप्ट मोमेंटम का ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं मोमेंटम का। सभी को समझ में आया टॉपिक? ट्राई करेंगे, खुद से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है मास इनटू वेलोसिटी। बाकी लोग भी कंफर्मेशन दो मोमेंटम में, सभी को क्लियर हुआ या नहीं? कोई डाउट है तो अभी के भी पूछ लो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको काइनेमेटिक्स में बहुत काम आएंगी।
ओके तो मास इंटू वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने क्या निकाला होगा कि मास होता है हमारा केजी में और वेलोसिटी होती है मेरी मीटर पर सेकेंड में। सो केजी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा केजी, यहाँ रहेगा ये मीटर और इसे बोलेंगे हम सेकेंड की पावर -1। तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1, खत्म। ये पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना फरारी का, ऑल्टो का एग्जांपल देखिए आपके बहुत काम आएगा, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। किसी को कोई डाउट रह गया हो तो अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो सब इन्हीं छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बेस्ड होगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं इसी डायमेंशन फॉर्मूला में कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो जितनी भी एनर्जी है ना दुनिया भर में, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे हमने एक एनर्जी पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पीई से डिनोट करते थे। फिर हमने एक पढ़ी थी यहीं पर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। तीसरी फिर हमने यहां पर पढ़ी लाइट एनर्जी। मतलब बहुत सारी एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, है ना, अलग अलग तरीके की, हीट एनर्जी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का पार्ट यहां पर क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले इसमें लगे होंगे अलग अलग तरीके के, वो सब के सब हमें क्या बताते हैं, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी है m इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये दोनों पार्ट हमने पढ़े हुए हैं। अब देखना, ट्राई करके देखते हैं कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या सेम आएगा। इधर लिख लेते हैं mgh और इधर लिख लेते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो m फॉर मास विच इज इन केजी, g फॉर ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट इज इन मीटर। सो यहां पर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बनेगा। सो केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड रेज टू पावर -2। फिर यहां पर आते हैं, हाफ तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की कोई यूनिट नहीं होती, तो मास है मेरे पास केजी और वेलोसिटी है मेरे पास मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा केजी, यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ आएगा सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा जाए तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। यहां पर देखा जाए m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2, ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। सेम आया कि नहीं आया? इसलिए हम बोलते हैं कि डायमेंशनली सारे पार्ट इक्वल होंगे, भले इनका फॉर्मूला अनइक्वल हो। फॉर्मूला भले ही अलग हो लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला इनका सेम हो सकता है। तो जितनी भी दुनिया भर में एनर्जी है उन सब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही रहेगा। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखवा रहा हूं आपको, इसकी ना बहुत बड़ी लिस्ट है, कम से कम 30-40 फॉर्मुलेज हैं जो कि मैंने नोट्स में डाल दिए हैं। तो आपकी ड्यूटी है कि आज ही इन डायमेंशनल फॉर्मूले को खुद से बनाओगे और करोगे, क्योंकि ये ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, ये अगले 2 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगले 2 साल तक आपको ये करते रहने, क्योंकि हर चैप्टर में कोई ना कोई फॉर्मूला आएगा और उस फॉर्मूले के पीछे हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते रहेंगे। तो 11th में भी और 12th में भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो अगले 2 साल तक चलता रहना। बहरहाल अब हम कुछ और चीजों पर आते हैं, बेसिक। जैसे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना हो। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स मेरे पास यहां पर आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ऊपर जो मास आ रहा है इसको हम लिख देंगे केजी, एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, सो केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये पोर्शन मेरे पास निकल कर आया। सो यहां पर केजी की पावर 1, फिर यहां पर मीटर की पावर -1 और यहां पर सेकेंड की पावर -2। ये पोर्शन मेरे पास निकल कर आया।
तो जो मास है उसकी पावर 1, L की पावर -1 और T की पावर -2, ये पोर्शन मेरे पास निकल कर आया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। अच्छा चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्लेन एंगल पढ़ा था। प्लेन एंगल मतलब थीटा होता है, और थीटा हमने क्या पढ़ा था, L/R। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझना कि हम जब प्लेन एंगल पढ़ रहे थे तो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क का पार्ट होता था, ये थीटा होता था और ये हमारा रेडियस होता था। सो थीटा इज इक्वल टू L/R। तो जो लेंथ है वो भी मेरा मीटर का पार्ट है, और जो आर है वो भी मेरा मीटर का पार्ट है, क्योंकि है तो दोनों लेंथ ही। तो ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, दोनों कट गई। यहाँ पर क्या आ गया, 1। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन में हम उसे क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस। तो ये जो क्वांटिटी है प्लेन एंगल की, ये डायमेंशन लेस होती है। लेकिन आप सोचेंगे कि डायमेंशन लेस क्यों हुई, इसकी तो यूनिट होती थी। यूनिट हमने क्या पढ़ी है, रेडियन। इसकी यूनिट हमने रेडियन जानकारी में ली थी, जिसको अभी हम पाई के साथ रिलेट भी कर रहे थे। तो रेडियन इसकी यूनिट है, जो कि मेजरमेंट का पार्ट है। डायमेंशन तो हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री कोई नहीं बनती, कोई भी लेंथ ऑफ आर कहीं से भी कुछ भी बन सकता है, कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसको हमने डायमेंशन लेस बोला, और निकला भी, मैथमेटिकल प्रूफ है। इसी के साथ कुछ और टर्म्स होंगी जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक साइड हम लीनियर प्रोफाइल बनाने वाले हैं और दूसरी साइड हम एंगुलर प्रोफाइल बनाने वाले हैं। इसे हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 में, रोटेशन के अंदर। नीचे का विजिबल नहीं है, अब दिख रहा है गरिमा? यस सर। सर वो रेडियन वाला एक बार दोबारा समझा दो। रेडियन का मैंने ये बोला था कि लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था कि जो थीटा यहाँ पर होगा वो हमेशा रेडियन में होगा। तो यूनिट कुछ ना कुछ होगी, उसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि डायमेंशन लेस हो। दैट मीन्स यूनिट और डायमेंशन लेस का कोई लेना देना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टर्म यूनिट लेस होती है तो यूनिट लेस अगर हम लिखते तो रेडियन नहीं लिख सकते थे, लेकिन अगर डायमेंशन लेस कोई पार्ट है तो उसकी यूनिट हो सकती है। तो कंफ्यूज मत होना, डायमेंशन लेस का मतलब यूनिट लेस नहीं होता। तो यूनिट इसकी कुछ ना कुछ है, लेकिन इसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं है। ये जो आर्क है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है इसकी, ना ब्रेथ है, इसका कुछ भी पार्ट नहीं है। कोई भी आर्क जो बनता है, ना इसकी लेंथ ले सकते, ना इसकी ब्रेथ ले सकते, ना इसकी हाइट ले सकते, जिस वजह से डायमेंशन लेस हो गया। अगले पोर्शन पर बढ़े। गरिमा, अब जो मैं अगला पार्ट बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखना। एक तरफ मैं लिखूंगा लीनियर प्रोफाइल। लीनियर प्रोफाइल का मतलब होता है जो सीधा सीधा चलती रहे, स्ट्रेट लाइन। और एक तरफ मैं लिखूंगा एंगुलर प्रोफाइल। एंगुलर प्रोफाइल जो कि रोटेशन में आ जाए, कभी ना कभी कर्व में आ जाए। तो लीनियर प्रोफाइल और एंगुलर प्रोफाइल से क्या मतलब है। अब हम याद करते हैं अपना कुछ 9th क्लास का पोर्शन, जहां पर हम 3 इक्वेशन पढ़ा करते थे। वो तीनों इक्वेशन हमारी लीनियर प्रोफाइल में आया करती थी। अब ध्यान से देखना, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक प्लेन एंगल पढ़ा था। अगर कोई भी बॉडी बिल्कुल सीधा जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का पार्ट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट का पार्ट किससे हम डिनोट करते हैं, एस लेटर से या एक्स से, है ना। जो सीधा जाए, एकदम सीधा जो मूव करे, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जिसको हम एस बोला करते हैं। लेकिन एंगुलर प्रोफाइल में क्या होता था कि अगर कोई भी बॉडी, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पर ए पॉइंट है, कोई भी बॉडी बी पॉइंट पर जा रही है, तो ये एंगुलर प्रोफाइल हुई ना, क्योंकि इसने एक एंगल के तहत काम किया। इसने थीटा के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदली। पहले ये यहाँ पे था, अभी ये यहाँ पर आ गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट मेरी लीनियर में सीधे जाने पर ऐसा होती थी, वो एंगुलर में रोटेशन के कारण क्या हो जाएगी, एंगुलर प्रोफाइल। और इस एंगुलर प्रोफाइल को हम क्या बोलेंगे, थीटा। तो जहां पर हम लीनियर में एस को रिप्रेजेंट करते थे, एस को ही एंगुलर में क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, थीटा। और इस थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये पोर्शन मेरा लीनियर होता है और ये पोर्शन मेरा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा। तो ये फर्स्ट पोर्शन मेरे पास आ गया। देन सेकेंड पोर्शन पर आते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो सेकेंड पोर्शन हमारा बनता है वो बनता है डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। तो यहां पर जो वेलोसिटी होती थी लीनियर वेलोसिटी उसको हम v बोला करते थे, लेकिन जो एंगुलर प्रोफाइल होगी, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी कि किस गति से ये मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है या किस गति से ये बॉडी भाग रही है, उसको हम बोलेंगे यहां पर ओमेगा। तो इसके हम यहां पर बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, ये सब घूम घूम के आएगा। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर चल रहा है। दिक्कत ये है इस चैप्टर के साथ कि किसने सारे चैप्टर एक ही चैप्टर में कवर कर दिए हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, जितना भी हम अगले 12 महीने में पढ़ेंगे। तो जिस कारण से आपको हर एक चीज का इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है। तो लीनियर वेलोसिटी भी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। उसके बाद तीसरा पोर्शन आता था एसेलरेशन, इसे भी हम 9th में पढ़ते थे। तो लीनियर एसेलरेशन को आप ए से डिनोट करते थे, लेकिन एंगुलर में आते ही इस बार ये अल्फा से डिनोट हुआ करेगा। अल्फा एक ग्रीक लेटर है, जैसे हम 10th में अल्फा बीटा गामा निकालते थे ना, उसका जीरोस पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस, उसी का ग्रीक लेटर है अल्फा। नंबर ऑफ जीरो मत समझ लेना। तो अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एसेलरेशन, एंगुलर एसेलरेशन। फिर फोर्थ पर आते हैं कि जैसे हम यहां पर लिखते थे लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम लिया करते थे या मोमेंटम होता था मेरा p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहां हो जाता है ये एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, m इंटू बी तो रहेगा, लेकिन बस यहां पर रेडियस आ जाएगा मल्टीप्लाई में mvr। तो हमने ये क्यों जानकारी में लिया पोर्शन, क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम निकाल चुके हैं, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमें इन चीजों का निकालना है। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे फिफ्थ पोर्शन है यहाँ पर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी लीनियर होता है। तो एंगुलर में जाके फोर्स क्या हो जाता है, टॉर्क। टॉर्क मतलब जैसे नट बोल्ट कसते हैं ना हम लोग, इसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी दूंगा, चिंता मत करना, ये इसके बारे में पूरी आपको फुल नॉलेज मिलेगी। या हम जब कभी भी किचन में जाते हैं, शुगर का डब्बा खोलते हैं या कुछ खाने के लिए डब्बा खोलते हैं ना, डब्बा खोलते हुए जो फोर्स लगता है उसको टॉर्क बोला जाता है। तो ये टॉर्क यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर मास है, तो मास यहाँ पर हमारे पास इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाता है और एक्सेलरेशन या अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में कराने वाला हूँ। बस जानकारी देनी थी कि कभी भी बुक्स के अंदर ऐसी नोटेशन आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमें बताया हुआ है ये एंगुलर प्रोफाइल है। तो एंगुलर प्रोफाइल में ये एल डिनोट होता है, यहाँ पर पी, लीनियर में पी, यहाँ पर लीनियर में एफ है, तो यहाँ पर एंगुलर में टाउ है, तो इसको टॉर्क बोलते हैं। एक्सेलरेशन या ए है तो ये अल्फा हो जाएगा, या वी है तो ये ओमेगा हो जाएगा, ये एस है तो ये थीटा हो जाएगा। बस इसे नोट डाउन कर लो, पैनिक मत होना, इसके बारे में मैं सारी चीजें आपको डिटेल में दूंगा। इसके बाद आती है एक नई थ्योरम जिसको एप्लीकेशन बोला जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। गरिमा ने लिखा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से समझा नहीं मैं गरिमा कुछ, 10th में पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रिक मोटर, या इलेक्ट्रिक मोटर की याद आ रही है, दोबारा पढ़ना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वो भी अच्छा पार्ट था एक, हाँ, मैग्नेटिज्म में। अच्छा, सो टॉर्क का बता रहे हो, हाँ राइट। टॉर्क अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी टॉर्क लगता है, हाँ वो बिल्कुल राइट कॉन्सेप्ट आपने पकड़ा, क्योंकि जो मैग्नेट लेते थे हम तो उसमें जो कॉइल होती थी वो रोटेट करती थी, तो वो भी एक टॉर्क का इफेक्ट है, बिल्कुल। जो पंखा भी घर में हमारे चल रहा है वो भी एक टॉर्क है। वैसे देखा जाए तो एवरीथिंग इज टॉर्क, तो पूरी दुनिया ही गोल गोल घूम रही है, तो सारी चीजें हमारी टॉर्क में ही आएंगी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, 8-12 हो चुके हैं, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसे हम नेक्स्ट क्लास में ही करें, आज के लिए इतना काफी है। वैसे इसे हम नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है जिसको बताने में लगभग मुझे 45 मिनट लगेंगे, और जो कि अभी टाइम बचा नहीं है इतना। बाकी मैं क्लासेस आपकी बढ़ा के सारी चीजें कंप्लीट बाद में करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी एक्चुअली डेमो भी ज्यादा हो रही है ना डेली के, तो अभी बैच को मर्ज करूंगा मैं,
बैच को मर्ज करने के बाद फिर एकदम से सिलेबस कॉप अप हो जाएगा, 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस लगा के। लेकिन इस बार सिलेबस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। 10th से ज्यादा सिलेबस है, लेकिन बहुत मजेदार भी है। अगर आप सीधे सीधे तौर पर जैसे मैं बताऊंगा वैसे करते जाएंगे तो आप काफी अच्छा कॉप अप कर सकते हैं। और इवन इन कॉम्पिटिशन जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, इट इज नॉट ओनली सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखना। ये सारी चीजें आपको कंपटीशन में भी काम आएंगी आगे। तो मुझे यहां तक फाइनल कंफर्मेशन दो सभी से। प्रियांशी ने तो दे दिया, बाकी सभी लोग, सबको क्लियर है कि नहीं? जो भी आज मैंने पढ़ाया वहां से कोई डाउट है क्या? चिन्मय, एंजल, ओके। लॉन्ग क्लासेस लिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग सेशन की स्टार्टिंग में हैं, और लॉन्ग क्लास डाल दी तो कहीं फिजिक्स से ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके कहीं इसी से नफरत ना करने लगो। इसलिए भी थोड़ा हल्का हल्का जितना भी बेसिक पोर्शन है वो कर रहे हैं, फिर एकदम से स्पीड पकड़ेंगे। चलो ठीक है, सो यू ऑल कैन गो नाउ, थैंक्स टू जॉइनिंग अस। So you all can go now. Thanks to joining us.